आरसीबी के गलियारों में खबर बड़ी तेज़ है कि तिलक वर्मा आरसीबी में ट्रेड हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि आरसीबी को इंटरेस्ट हो तिलक वर्मा में। 2022 के ऑक्शन में भी अगर आप जाएं तो तिलक वर्मा में आरसीबी इंटरेस्टेड था। माइक हेसन ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि तिलक वर्मा को लेना चाहते थे, लेकिन जितना बजट उन्होंने तय किया था उनके लिए, उससे ज़्यादा मुंबई ने उस समय पे कर दिया था। तो अब ये खबर क्यों आ रही है? क्योंकि सबका ये मानना है कि तिलक वर्मा और मुंबई इंडियंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आरसीबी कुछ प्लेयर को रिलीज़ करना चाहता है इस समय, जो मुंबई को शायद से काम में आ जाए। देखिए, अभी रिलायबल रिपोर्ट्स का कुछ नहीं है, लेकिन रेडिट वगैरह पे मैं देख रहा था तो इस तरीके के र्यूमर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे डिस्कस करना बनता भी, क्योंकि तिलक वर्मा टू आरसीबी काफ़ी दिनों से, अभी से नहीं, मेरे ख्याल से पिछले 1 डेढ़ महीने से काफ़ी तेज़ गर्म ये मुद्दा चल रहा है। तो अगर बात की जाए तिलक वर्मा की, तो मुंबई इंडियंस ने उनको 8 करोड़ में रिटेन किया था। उन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिसमें तिलक वर्मा सबसे कम प्राइस पे रिटेन हुए थे। उसके अलावा 4 दिग्गज इंडियन क्रिकेटर्स को उन्होंने रिटेन किया था, जो किसी न किसी समय पे इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, और तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया गया था। तो मेरा तो ये मन नहीं मानता कि 8 करोड़ में तिलक वर्मा जैसा प्लेयर, जहाँ पे आप देख रहे हैं रियान पराग, ध्रुव जुरैल, इनको 14-14 करोड़ मिल रहे हो, तिलक वर्मा को 8 करोड़ में कर लिया था। ऊपर से ज़रूर कुछ ना कुछ इंसेंटिव मुंबई ने दिया होगा अंडर द टेबल, लेकिन चलिए उसको अभी साइड में रखते हुए, अब अगर देखें कि कौन से प्लेयर की मुंबई को ज़रूरत हो सकती है। अगर हम देखें इनकी टॉप पिक्स की, देखिए इन्होंने अपना मेजोरिटी ऑफ द पर्स था, वो तो इन्होंने अपने प्लेयर रिटेन करने में लगा दिया था, जो 4 इंडियन दिग्गज और उसके बाद तिलक वर्मा। लेकिन उनके पास जितना भी पर्स बचा था उसका मेजोरिटी इन्होंने लगाया था ट्रेंट बोल्ट पे, जो 12 साढ़े 12 करोड़ में उनको खरीदा था, दीपक चाहर पे, जिनको पौने 10 करोड़ में खरीदा था। तो उसके बाद में उनके पास पर्स कम बचा था, जहाँ उन्होंने विल जैक्स को भी एक 5 साढ़े 5 करोड़ में खरीदा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो टॉप में जो इनके प्लेयर है, उसमें से किसको हटा सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ओवरहॉल की यहाँ पे, थोड़ा सा जो अप्रोच उसको बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को। जिन यंगस्टर्स पे इन्होंने ज़्यादा भरोसा दिखाया, भले ही वो विग्नोश विग्नेश पुथुर हो, अश्विनी कुमार हो, पैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई की हमेशा फिलोसॉफी रही है कि आप टैलेंट को बैक करें, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करें तो फिर आप एक रिलायबल इंडियन ऑप्शंस की तरफ जाएं। एक ऑप्शन हो सकता है रसिक दर सलाम का। पास्ट में मुंबई इंडियंस के लिए वो खेल चुके हैं, मुंबई के एक टाइटल विनिंग कैंपेन का रसिक दर सलाम हिस्सा भी थे। आरसीबी में एज ऑफ नाउ उनका कोई बहुत बड़ा रोल नज़र नहीं आ रहा है। एक कंडीशन पे नज़र आ सकता है जिसमें ये डील नहीं होगी, वो ये है कि यश दयाल को आरसीबी बाहर कर दे और ये सोचे कि जो फालतू का एक्स्ट्रा बैगेज यश दयाल अपने साथ इस सीज़न में लेके आएंगे, हर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इनसे बचने के लिए हम यश दयाल को रिलीज़ कर देते हैं, और हमारे पास में जो उनके बाद बेस्ट इंडियन पेसी का ऑप्शन है वो है रसिक दर सलाम। तो इनको हम टीम में रख लेते हैं। लेकिन अगर आरसीबी ऐसा नहीं सोच रहा है, तो एक रूमर आया जिस पे मैं बिलीव करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि तिलक वर्मा जो 8 करोड़ में रिटेन हुए थे, वो आ जाएंगे आरसीबी, और 6 करोड़ में जो रसिक दर सलाम को लिया था आरसीबी ने, वो हो जाएंगे ट्रेड। और दूसरा जो बड़ा नाम जो आरसीबी से ट्रेड होने की बात है उस रिपोर्ट के अंदर, वो है जेकब बेथेल। जेकब बेथेल को 2.6 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था। एज ऑफ नाउ, जो 1 साल पहले ऑक्शन हुई थी और अभी में क्या डिफरेंस है? जेकब बेथेल तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए एक परमानेंट प्लेयर है, भले वो खेले कहीं पे भी, टीम में ज़रूर होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो अभी आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है इंग्लैंड की, उसमें उनको कप्तान भी बनाया गया है। तो आने वाले समय के सुपरस्टार हैं, इंग्लैंड क्रिकेट का पूरा इतना भरोसा है। प्लस अगर बात करें आरसीबी मैनेजमेंट की भी, जिसमें मो बोवाट और एंडी फ्लावर, ये भी इंग्लैंड में अपनी काफ़ी टाइम कोचिंग कर चुके हैं, तो इनको पता है कि जेकब बेथल किस पेडिग्री का खिलाड़ी है। तो इसको रिलीज़ या फिर ट्रेड कर देना मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आरसीबी की निगाहें किसी और ओवरसीज़ प्लेयर पे है, भले वो इंग्लैंड से भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चांस तो ये बनता है कि ये दोनों इंग्लैंड से ही लाएंगे, बोवाट और एंडी फ्लावर। लेकिन अगर कहीं बाहर से भी लाना हो तो कहीं ना कहीं आपको ओवरसीज स्लॉट की जगह खाली करनी पड़ेगी। और लिविंगस्टन को अगर आप रिटेन कर लेंगे तो जेकब बैथल का शायद प्लेइंग 11 में फिर से खेलने का मौका जो है कम हो जाए। ये एक तरीका मैं सोच पा रहा हूँ कि क्यों जेकब बैथल को आरसीबी रिलीज़ कर सकती है। लेकिन जहाँ तक मैंने आरसीबी को समझा है, जितना इस मैनेजमेंट को समझा है, जेकब बैथल कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी, जो र्यूमर थे, वो मैंने आपके सामने रखा कि 8 करोड़ के तिलक वर्मा आ जाएंगे आरसीबी में, 6 करोड़ के रसिकदर सलाम और 2.6 करोड़ के जेकब बैथल चले जाएंगे मुंबई इंडियंस। और इन दोनों ही प्लेयर्स की कहीं ना कहीं मुंबई को ज़रूरत होगी। लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई को अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, जहाँ दीपक चहर पौने 10 करोड़ के आधा टाइम इंजर्ड रहते हैं, इतना कोई खास उनको परफॉर्मेंस था नहीं। ट्रेंट बोल्ट से भी शायद अब मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि एक एज हो चुकी है शायद से, जो उनका इम्पैक्ट रहता था थोड़ा पहले, वो अब नहीं रहा है। तो शायद से उस कैटेगरी में
मुंबई को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैटिंग में मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इनको बदलाव करने की ज़रूरत है। जो नमन धीर इन्होंने भरोसा जताया भी, इंडियन प्लेयर उन्होंने अच्छा किया है, ऊपर भी खेल सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। तिलक वर्मा के साथ भी यही है कि आप नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक कहीं भी खिला सकते हैं। T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, रिकल्टन का अच्छा सीजन किया था, विल जैक्स भी अपनी फॉर्म कहीं ना कहीं पा ही लेंगे। तो बैटिंग में मेरे को लगता है ऐसी कोई खास उनके पास दिक्कत नहीं है। बॉलिंग में कहीं ना कहीं जो उन्होंने विघ्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार और बाकी प्लेयर्स पे भरोसा जताया था, वो उतना अपने भरोसे पे खरे नहीं उतरे थे, जिसकी वजह से मुंबई सेमीफाइनल या हम आईपीएल में जैसे कहते हैं प्लेऑफ तक तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद नहीं पहुंच पाए। तो ये जो पूरी ट्रेड थी, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे को लगता है कि ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेन कारण बताए जाते हैं कि क्यों तिलक वर्मा मुंबई छोड़ेंगे, तो ये बात आज से शुरू नहीं होती, होती है बात 2 साल पहले से शुरू, जब हार्दिक पांड्या की वापसी हुई थी मुंबई इंडियंस में। तो ये बताया जाता है। अब ये सब है, र्यूमर्स हैं, या कहिए मतलब बाजार में ऐसी चीज़ें चलती है, कितनी इसमें सच्चाई है इसकी कोई भी मतलब जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब पहला सीज़न वापस हार्दिक पांड्या आए थे, तो ड्रेसिंग रूम में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच थोड़ी सी बहस हुई थी, थोड़ी गर्म बहस हुई थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बातचीत कम थी। लेकिन जब प्लेयर का रिटेंशन हुआ, तो ये बताया जाता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं था, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं था। तो जो ओनर्स थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने सब मुंबई इंडियंस प्लेयर को बुलाया, बात कराई कि देखिए आगे जाते हुए हम आपको साथ में लेके जाना चाहते हैं, तो आप अपने आपस में जो है ठीक है, आपके जो भी आपसी मुद्दे होंगे, लेकिन टीम के लिए आपको एक तरीके से खेलना है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेगी। तो ये पांचों प्लेयर आए, सबकी दोस्ती वापस हुई। दूसरा जो मुद्दा ये चलता है वो पिछले सीज़न का ही है, जहाँ पे रिटायर्ड हट करा दिया गया था तिलक वर्मा को, जब एक बार मुंबई चेस कर रहा था, काफ़ी लो स्ट्राइक रेट से तिलक खेल रहे थे, और उनकी जगह पे मिच सैंटनर को लाया गया। ऐसा भी नहीं था कि कोई उनके पास एक प्रूवन मैच विनर बैट्समैन फिनिशर बचा हुआ हो जिसको लाया जा रहा हो तिलक वर्मा की जगह। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि तिलक वर्मा इंजर्ड थे, पूरी तरीके से फिट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ से रिटायर्ड हट कराया गया। लेकिन अब ये मेरा मन नहीं मानता कि उन्होंने इतनी सारी गेंदें खेली थी, उसके बाद में मुंबई को याद आया कि अच्छा अब हम ये भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि तिलक वर्मा ही मैच फिनिश करे, उनसे नहीं हो पाया। बाद में मिचेल सैटनर आए, और फिर आप या तो पीआर कह सकते हैं कि तिलक वर्मा की इमेज कहीं न कहीं बचाने की कोशिश थी, या फिर सच में अगर ये दिक्कत थी, तो फिर उसके अगले ही मैच में अगर आप देखें, तो तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। तो अगर वैसी ही कोई इंजरी थी जो उस मैच के लिए उनको इम्पैक्ट करी थी, इतनी स्पेसिफिक इंजरी थी, तो कह नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में जब मुंबई अपने प्लेऑफ की तरफ जा रहा था, जब उनका ओवरऑल पूरी टीम का जब फॉर्म अच्छा हुआ, क्योंकि शुरुआत मुंबई की अच्छी नहीं थी अपने सारे आईपीएल सीज़न की तरह, तो जब उनका फॉर्म अच्छा हुआ, तो टीम का फॉर्म भी अच्छा हुआ, और फिर देखिए वो कैसे प्लेऑफ तक गए, वहाँ पे उन्होंने एलिमिनेटर भी जीता, फिर बाद में क्वालिफायर के अंदर हारे। नहीं तो सब तो सोच के बैठे थे कि रोहित वर्सेस कोहली आईपीएल फाइनल होगा, और अहमदाबाद में एक स्पेक्टिकल देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेटली देखने को मिला भी। लेकिन पंजाब वर्सेस आरसीबी हुआ, जो आरसीबी ने जीत के अपने पहली ट्रॉफी उठाई, और वो दिन तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। और एक और काफ़ी तेज़ सवाल जो सोशल मीडिया पे ये चलता है कि आरसीबी कब से सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करेगी। देखिए एग्जैक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, जब से आरसीबी ने पोस्ट नहीं किया है, कि जब तक कोर्ट में वो केस चल रहा है स्टैम्पीड वाला, और जो भी उस समय चीज़ों की में दिक्कत हुई थी, उसको वो वाला केस जो चल रहा है, तब तक आरसीबी पोस्ट नहीं करेगा। या तो एक कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर आरसीबी की जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है कि जब तक वो ऑफ फील्ड जो केस चल रहा है वो जब तक सॉल्व नहीं होता था, तब तक हम नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ मेरे को लगता है कि तभी आरसीबी पोस्ट करेगा, जब तक वो मामला सेटल नहीं हो जाता। बाकी आपकी अगर कोई ओपिनियन हो इस ट्रेड को लेके, आरसीबी पोस्ट नहीं कर रही है लेके, या आप आरसीबी के कौन से प्लेयर्स को अगले साल देखना चाहते हैं आरसीबी के स्क्वाड में, तो वो भी आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।